आपका नेक्स्ट चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो पहला आपका टॉपिक है फोटॉन्स। तो फोटॉन्स हम किसको बोलते हैं? हमारी जो लाइट एटमॉस्फेयर में ट्रैवल हो रही है, एक वेव की पैटर्न में भी वो ट्रैवल हो रही है, वो एक मेटल की पैटर्न में भी वो ट्रैवल हो रही है। ठीक है, तो जब वो मिसके कोई एक मेटल पे इंसिडेंट होने वाला है, कोई भी एक मिसके हमारी कोई एक लाइट है यहाँ पे हमारा एक हमने कैथोड रे ट्यूब में हमने एक्सपेरिमेंट में हमें देखा था कि भाई यहाँ पे हमारी कोई एक मेटल प्लेट अवेलेबल है। दिस इज अ मेटल प्लेट, और यहाँ से कोई एक सन लाइट या तो आपके पास कोई एक मोनोक्रोमिक लाइट अवेलेबल है, और जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो पहले एटमॉस्फेयर में थी, तो एटमॉस्फेयर में जब वो ट्रैवलिंग करती है तब वो वेव पैटर्न में ट्रैवलिंग करती है। ये हमने आगे देखा था। ठीक है, आप एनसीईआरटी में देखते हो तो इसमें मैंने आपको बताया था कि दिस पैटर्न्स इज वेव पैटर्न्स। बट जब वो मेटल पे इंसिडेंट होती है तब वो एक मटेरियल के फॉर्म में इंसिडेंट होती है, तब उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, मटेरियल पैटर्न्स आ जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैटर पैटर्न्स। ओके, तो मैटर के पास एक मोमेंटम भी अवेलेबल होती है। जब आपकी लाइट एक ट्रैवल होती है तब वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल होती है, एनर्जी ऑफ पैकेट्स। तो एनर्जी ऑफ पैकेट्स है, उसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है फोटॉन्स। इन इंटरेक्शंस ऑफ द रेडिएशन विथ मैटर्स, रेडिएशन behave as it's made of the particles is called the photons। ठीक है, आपकी जो रेडिएशन है एक पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। ईच फोटॉन्स इज अ ट्रैवल इन अ वैक्यूम विथ कॉन्स्टेंट स्पीड इज c। ओके, जब वो वैक्यूम में वो ट्रैवलिंग करते हैं तब उसकी स्पीड होती है लाइट ऑफ स्पीड जैसी होती है। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसका जो वैल्यू होती है लाइट ऑफ स्पीड की वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दी स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, और जो स्पीड आपकी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, और द एनर्जी और मोमेंटम और फोटॉन्स और एंड द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इट्स। ओके, देन आफ्टर एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, आपका प्लांक का नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ऐसा इक्वेशन हमको दिया कि भाई एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ का लो कैच म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और आपको मालूम है कि भाई हमारी जो लाइट ऑफ स्पीड होती है उसका इक्वेशन होता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स के लैम्बडा अपॉन टी। तो 1/t इज इक्वल टू होती है फ्रीक्वेंसी, तो सी इज इक्वल टू आएगा लैम्बडा म्यू। ठीक है, ऐसा आपका आएगा सी इज इक्वल टू लैम्बडा म्यू। तो आप यहाँ पे म्यू को सब्जेक्टिव बना सकते हो, तो म्यू को आप सब्जेक्टिव बनाओगे तो उसका आंसर आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, और ये एनर्जी का इक्वेशन हमको दिया हुआ था एच म्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ पे एच सी अपॉन लैम्बडा। ओके, वेयर एच इज इक्वल टू प्लांक कॉन्स्टेंट, दिस वैल्यू इज 6.6 × 10⁻34। एच की वैल्यू होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है वो है कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू है 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसको आपको इलेक्ट्रॉन की टर्म में फाइंड आउट करना है, तो उसको इलेक्ट्रॉन के साथ आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो एच सी अपॉन ई लैम्बडा, यहाँ पे लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में फाइंड आउट होगा। ठीक है, ओके, देन आप एच और सी आपके पास सी भी अवेलेबल है ना, 3 × 10⁸, उसके साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। देन आफ्टर ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। ऐसा यहाँ पे उसने किया हुआ कि भाई आपके पास एनर्जी का इक्वेशन है एच सी अपॉन लैम्बडा ई। ठीक है, तो एच की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो कि भाई 6.63 × 10⁻34 एंड 3 × 10⁸, दिस इज द लाइट ऑफ स्पीड, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 इंटू लैम्बडा। ठीक है, ये जो आपकी तीन वैल्यू है, तीन वैल्यू का आप कैलकुलेशन करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 12400। ठीक है, देन आफ्टर द रेस्ट मास ऑफ द एनी फोटॉन्स इज 0, हाउएवर द डायनेमिक मास इज गिवन बाय। तो देन आफ्टर आपको डायनेमिक मास फाइंड आउट करना है, तो आपके पास एनर्जी का इक्वेशन है आइंस्टाइन एक एनर्जी का इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। तो E इज इक्वल टू mc² में से आपको m को सब्जेक्टिव बनाना है। E इज इक्वल टू mc² में से आपको m को सब्जेक्टिव बनाना है, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा E अपॉन c²। दिस इज योर इक्वेशन। ओके, एनर्जी E इज इक्वल टू आएगा एच म्यू अपॉन c² आ जाएगा, एंड देन आफ्टर h अपॉन सी लैम्बडा हो जाएगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू होती है ना सी अपॉन लैम्बडा, तो यहाँ पे सी अपॉन लैम्बडा पुट कीजिए तो h अपॉन सी लैम्बडा आ जाएगा। देन आफ्टर मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स,
तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स भी हमने आगे निकाला था, तो वो आता था एच अपन लैम्बडा। ठीक है, कि भाई एनर्जी अपॉन स्पीड, और एनर्जी का इक्वेशन होता है एच म्यू, तो एच म्यू अपॉन सी इज इक्वल टू आएगा एच अपॉन लैम्बडा। ओके, then after if the radiation source has the radiating power P, number of photons the emitted is per unit time, number of photons आपको फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा P है, तो P हमारा पावर है, तो आपको एक इक्वेशन याद रखनी है कि भाई P पावर इज इक्वल टू होती है n इंटू ई। ठीक है, पावर की बेसिकली जो आपकी डेफिनेशन है वो 11th में थी कि भाई पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। कब तक आप लिख सकते हो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए पावर की टर्म फाइंड आउट हो गई एनर्जी पर टाइम। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एन इंटू ई, पर हमको फाइंड आउट करना कि भाई फोटॉन्स पर फोटॉन्स इसमें से प्रोड्यूस होने वाला है, तो फोटॉन्स पर यूनिट सेकेंड्स, तो एन को आपको सब्जेक्टिव बना देना, तो एन इज इक्वल टू फाइंड आउट हो जाएगा P अपॉन ई। तो उसके हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन बना हुआ है P अपॉन ई, और ई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ना एच सी अपॉन लैम्बडा, तो यहाँ पे लिखा हुआ एच सी अपॉन लैम्बडा पर डिवाइड का डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो P लैम्बडा अपॉन एच सी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और C अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आप लिखते हो फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे यहाँ पे मोमेंटम P इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया एस म्यू। देन आफ्टर एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज नॉर्मली पर सेकेंड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। देन आफ्टर आपकी टर्म है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई, तो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं भाई पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ओके, तो पावर इज इक्वल टू होती है ना एनर्जी पर टाइम, तो यहाँ पे लिखा हो एनर्जी पर टाइम, और एरिया का यहाँ पे एरिया अवेलेबल है, तो इज इक्वल टू P अपॉन ए। मीन्स का इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू आपको याद रखना है पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। ओके, देन आफ्टर एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ऑफ पावर P इज इंटेंसिटी इज गिवन बाई, सो दैट आई अपॉन P एरिया का होगा स्फेरिकल एरिया होगा 4πr², 4πr², और उसके हिसाब से आपको एक रिलेशनशिप फाइंड आउट हुई कि भाई इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ये आपको एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन कौन सी टर्म देखी, पहले तो हमने एनर्जी का इक्वेशन देखा कि भाई एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू होती है। देन आफ्टर हमने एकम मास रेस्ट ऑफ मास का पार्टिकल्स का भी हमने देखा कि भाई एम इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर आएगा। देन आफ्टर हमने मोमेंटम निकाला, मोमेंटम हमारी निकली P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। देन आफ्टर हमारी पावर की टर्म हमने देखी कि भाई पावर P इज इक्वल टू होती है एन ई, और उससे हमको फाइंड आउट होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, मीन्स के एन इज इक्वल टू P अपॉन ई। देन आफ्टर हमारी इंटेंसिटी फाइंड आउट हुई, तो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, देन आफ्टर पावर पर यूनिट एरिया, और एरिया हमारी होती है स्फेरिकल सरफेस का एरिया 4πr², तो हमारी इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। देन आफ्टर आपका दूसरा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम किसको बोलते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे आपका कोई एक मेटल अवेलेबल है, और मेटल पे आप कोई एक लाइट इंसिडेंट करवाने वाले हो। यहाँ पे आपको एक लाइट अवेलेबल है, आप कोई भी लाइट ले सकते हो, आपकी सनलाइट भी ले सकते हो, या तो आप मोनोक्रोमिक लाइट भी ले सकते हो। जैसे ही आपकी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन उसमें से एस्केप होने लगेगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना ऑफ इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स व्हेन द लाइट इज अ रेडिएशन फॉर द सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट ऑन देम। ठीक है, इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा व्हेन देन आफ्टर उसके लिए जो आपकी कोई कंडीशन अवेलेबल है कि भाई आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आप जो लाइट इंसिडेंट करवाने वाले हो उसकी कोई एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो एक सुटेबल सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, okay, then after for the given metals there exists a certain minimum frequency। अगर आपकी जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी, अगर मैं यहाँ पे टर्म समझाना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, तो थ्रेशोल्ड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट फॉर द मेटल एक्सकेप फॉर द मेटल सरफेस। एक मिनिमम एक आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है एक फ्रीक्वेंसी की, अगर ये फ्रीक्वेंसी से अगर आपकी जो आप लाइट इंसिडेंट करवाने वाले हो उसकी फ्रीक्वेंसी जहाँ कम रहेगी, जैसे कि हमको मालूम है कि भाई रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ अ वेरी स्मॉल एंड इज कंपेरिजन टू ब्लू लाइट्स, तो ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है।
अगर आप रियल लाइट को इंसिडेंट करवाते हो तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कोई एक्सकेप नहीं होगा क्योंकि उसके पास उतनी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, ध्यान आप हम क्या करते हैं कि भाई ब्लू लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। अगर हम ब्लू लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाएगी, देन आप इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली एस्केप हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉन एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। So for the given metals, there exist a certain minimum frequency of light radiations below which no photoelectric emission take place. This minimum frequency of the radiation is known as a thermal threshold frequency. Then after work function, तो work function हम किसको बोलते हैं? वर्क फंक्शन हम इसको बोलते हैं कि भाई मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए। मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए एक एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, देन आफ्टर एक फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो एनर्जी भी एक सफिशिएंट आपको चाहिए। अगर आप जो लाइट इंसिडेंट करवाते हो उसकी एनर्जी आपको निकालनी है तो उसका इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, E=H/μ। उसके रिगार्डिंग आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। अगर आपकी जो एनर्जी है वर्क फंक्शन से भी कम आई, ठीक है, तो इसमें से आप इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कर सकते हो। तो वो जो आपकी जो एनर्जी मिनिमम फाइंड आउट हुई है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी द इंसिडेंट रेडिएशन इज नीड टू द इजेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नॉन एज द वर्क फंक्शन of that surface. The work function is related to the threshold frequency as phi naught is equals to h mu naught. तो h mu naught is equals to frequency is equals to आएगा ना c upon lambda, क्योंकि आपकी लाइट ऑफ स्वीट का इक्वेशन होता है lambda into mu, so that mu naught is equals to c upon lambda naught. Then after lambda naught is equals to threshold wavelength. lambda naught को हम बोलते हैं threshold wavelength, mu naught को हम बोलते हैं threshold frequency, ठीक है। तो इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आप इलेक्ट्रॉन से डिवाइडेड कर दो, 1.6 × 10⁻⁻19 से आपको डिवाइडेड करना है। और एटॉम कैसे आई मैंने आपको आगे बताया था, वैसे ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि भाई E=Hc/λ देन आप सभी की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर रखी है, देन आप उसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ऐसे आपको टर्म फाइंड आउट होगी, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन ने देन आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का इक्वेशन दिया। वो इक्वेशन था कि भाई h/μ उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी एक वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका कोई मेटल सरफेस अवेलेबल है, आप लाइट इंसिडेंट करवाने वाले हो, उसके पास एनर्जी अवेलेबल है E=H/μ। देन आफ्टर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी सारे इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? एक वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, वर्क फंक्शन phi = h/μ0। देन आफ्टर वो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस में से एस्केप हो जाएगा। और यहाँ पे आपने एक दूसरी प्लेट रखी हुई है, दिस प्लेट इज अ पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से इसके प्रोड्यूस होके निकल जाएगा। देन आफ्टर वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ऐसे चले जाएंगे क्योंकि उसके पास अभी भी एनर्जी अवेलेबल है। तो वो ट्रैवलिंग कर रही है। वो अगर कोई भी एक पार्टिकल्स आपका ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसके पास आप उसकी एनर्जी निकालना चाहते हो तो उसकी एनर्जी होगी K=1/2 काइनेटिक एनर्जी। और आपने एक एनर्जी और कंजर्वेशन लॉ भी आप स्टडी करते हो, और आप बता रहे हो कि भाई एनर्जी डज नॉट क्रिएटेड, इट डज नॉट डिस्ट्रॉयड, तो इज ओनली फॉर ट्रांसफर। तो आपकी जो लाइट की जो एनर्जी आई E=H/μ वो ओनली फॉर ट्रांसफर हो रही है। किस एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है? पहले तो वर्क फंक्शन में ट्रांसफर होगी, देन आप अगर आपकी जो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा आई तो देन आप वो ट्रैवलिंग करने लगेगा तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली आप जो इनपुट कर रहे हो, इनपुट आपकी जो एनर्जी हो रही है वो है H/μ। देन आफ्टर आपको आउटपुट फाइंड आउट हो रहा है, दिस इज नॉन एज अ वर्क फंक्शंस, एंड देन आफ्टर दिस इज काइनेटिक एनर्जी, सो दैट आपका इक्वेशन इजीली फाइंड हुआ कि भाई इनपुट एनर्जी इज H/μ इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी, दिस इज नॉन एज अ वर्क फंक्शंस, एंड प्लस आपका आएगा H/μ0। सॉरी H/μ0 भी लिख सकते हो, H/μ0 से तो वर्क फंक्शन आ गया, ठीक है। देन आप लिख सकते हो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी (1/2mv²). ऐसा आपका यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट हुआ कि भाई H/μ = phi0 + K मैक्सिमम। ओके, तो K मैक्सिमम = आपको मालूम है कि भाई 1/2 mv² मैक्सिमम होता है, ठीक है। ओके, दिस काइनेटिक एनर्जी इज इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन
and the mu is the frequency of the incident light photons. Hence the phi naught. Phi naught means the work function h mu naught. Hence the Einstein the equation may be the writing as. ओके अगर आप काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को आप सब्जेक्ट की बनाना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 1/mv² इक्वल्स टू आ जाएगा। अगर भाई एच म्यू नॉट को इससे ले आए तो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट हो जाएगा। यस यहाँ से आपका एच कॉमन निकल जाएगा तो म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, ऐसा आपका इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। देन आफ्टर इफ द फोटोइलेक्ट्रिक ट्यूब वी अप्लाइंग द नेगेटिव पोटेंशियल, अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल रखा था, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल रखोगे, नेगेटिव पोटेंशियल, तो ए प्लेट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव बच्चे एक मीन्स के अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ पे नहीं जाएगा, क्या लाया, तो वो मीन्स के स्टॉप हो जाएगा, उसकी मीन्स के मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। इसलिए उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट दैट करंट विल बी द जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? द करंट इज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अगर आपका चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं फ्लो हो रहा तो आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले ट्रैवलिंग हो रहे थे, बट अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दिया है तो नेगेटिव नेगेटिव बच्चे रिपल्शन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो इसके मूवमेंट नहीं कर सकता, तो उसके पास कोई एक फ्लो होने का कोई उसके पास कोई एक वेलोसिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसके पास वेलोसिटी अवेलेबल नहीं है तो उसका करंट हो जाता है जीरो। तो करंट हो जाता है जीरो तो उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफ इन द फोटोइलेक्ट्रिक ट्यूब वी अप्लाई द नेगेटिव पोटेंशियल, देन फॉर द सर्टेन मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल्स द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। तो आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट बना हुआ है जीरो। दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, तो पहले आपने यहाँ पे मिस के कोई चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं रखा है, एक मिस के एक न्यूट्रल था, जब यहाँ से मिस के कोई 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवलिंग हो रहा था। देन आपने यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज अपना स्टार्ट कर दिया, मिस का नेगेटिव पोटेंशियल सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मिस के ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर रहे हो, पहले 10 वोल्ट किया तो यहाँ से 40 इलेक्ट्रॉन आए। देन आफ्टर आपने किया 30 वोल्ट तो यहाँ से ओनली फॉर 20 इलेक्ट्रॉन आए। देन आफ्टर आपने किया 50 इलेक्ट्रॉन 50 पोटेंशियल, देन आफ्टर यहाँ से 0 इलेक्ट्रॉन आए, तो आपका मिस का करंट हो गया जीरो। तो ये जो 50 पोटेंशियल आया उसको हम बोलते हैं फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जितनी वैल्यू होती है इतनी आपकी एक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो मिस के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। और आपको मालूम ही है कि भाई स्टॉपिंग जो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होता है वो होता है Q इंटू वी। वन चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होता है QV। तो जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको तो हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन था 1/mv² इज इक्वल्स टू यहाँ पे QV, मैं यहाँ पे Q के बदले में EV0 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1/mv² इज इक्वल्स टू आपका इक्वेशन फाइंड आउट हो गया EV0। देन आपका सेकेंड टॉपिक है हमारा कि भाई इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो आपको यहाँ पे एक इफेक्ट याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाई इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर अ लाइट ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। वो बता रही है कि आप अगर आपकी जो लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी फॉर द गिवन वेवलेंथ लैम्बडा इज लेस देन लैम्बडा नॉट। अगर आप वेवलेंथ लैम्बडा के टर्म में बता रहे हो तो ऐसे मिल जाएगा। देखो उस लैम्बडा और आपकी जो फ्रीक्वेंसी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसे आता है। आपकी लाइट ऑफ स्पीड की इक्वेशन होती है C इज इक्वल्स टू लैम्बडा म्यू नॉट का दो लैम्बडा म्यू। ठीक है, का दो मिस के लैम्बडा म्यू। ओके, लाइट ऑफ स्पीड होती है वो तो कांस्टेंट होती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, अगर आपकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ऐसे उसका अल्टरनेट मिस के रिलेशनशिप फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई म्यू दिस इज द इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पे उसकी वेवलेंथ कम हो गई। ठीक है, okay, if the intensity of the light is incident on the photosensitive metal surface is increase, the number of the photoelectrons are the consequently the photoelectric current I is increase। तो इसमें से नंबर ऑफ फोटॉन्स मिस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सकेप होने के लिए मिस के उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। कौन सा वाला इक्वेशन से कि भाई I इज इक्वल्स टू NeVd वाला इक्वेशन में से। ठीक है,
कि भाई आई इज इक्वल टू, आपको मालूम है ना कि भाई करंट डेंसिटी एंड देन आफ्टर पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप होता है जे इज इक्वल टू एनक्यूवीडी। तो उसके मुताबिक से जे इट इज नॉन एज अ करंट डेंसिटी, बट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होती है करंट पर यूनिट एरिया। तो उसके रिगार्डिंग आप करंट की इक्वेशन निकाल सकते हो कि भाई आई इज इक्वल टू एनक्यूएवीडी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू एनक्यूएवीडी, तो इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो करंट ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई आई इज इंक्रीज, हाउएवर द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज अनचेंज। अगर आपने इंटेंसिटी मीन्स के करंट की वैल्यू आपने इंक्रीज की है तो इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी होती है, तो इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होने वाला है। मीन्स के आपकी जो इंटेंसिटी होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा यहाँ पे प्रूव हुआ। ठीक है, देन आफ्टर है हमारा दूसरा टॉपिक, द इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। पहले हमने इंटेंसिटी के बारे में बात की, देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी। आपको मालूम है ना इंटेंसिटी कब आप चेंज कर सकते हो, अगर आपका जो सोर्स आप सप्लाई कर रहे हो उसके आप पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे, मीन्स के आपका पावर आप इंक्रीज कर दोगे तो उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो बल्ब है तो बल्ब का कलर आपको चेंज करना पड़ेगा। भाई रेड कलर की फ्रीक्वेंसी होती है कम और ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी होती है ज़्यादा, येलो कलर की फ्रीक्वेंसी होती है इससे ब्लू के कम और रेड से ज़्यादा। इसी तरह से आपको एक स्पेक्ट्रम आपको फाइंड आउट हुआ है, वो कलर के रिगार्डिंग आपके एक फ्रीक्वेंसी चेंजेस होती है और पावर के रिगार्डिंग आपके एक इंटेंसिटी चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इफ द कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइन कॉन्स्टेंट। आपने इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी आपने कॉन्स्टेंट रख दी है, मीन्स कि आपने क्या किया कि आपने एक 3 बल्ब लिया है और 3 बल्ब का जो पावर था वो आपने सेम लिया है, मीन्स के 200 वॉट्स 200 वॉट्स एंड 200 वॉट इंडिविजुअली। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज, बट आप तीन का कलर आप कौन सा चूज करने वाले हो, डिफरेंट। एक का कलर है रेड, एक का कलर है येलो और देन आफ्टर है ग्रीन एंड देन आफ्टर है ब्लू। ठीक है, incident light is increased, then the stopping potential V naught is increased, but the photoelectric current I is remain unchanged। ऐसा आपने मैंने आगे एनसीईआरटी वाला जो टॉपिक था इस वीडियो में मैंने आपको एक डीप में मैंने बताया कि भाई उसकी जो इंटेंसिटी होती है तो वो इंटेंसिटी वो करंट से रिगार्डिंग चेंज होती है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइंड आउट हुआ था इंटेंसिटी। ठीक है, अगर आपका करंट इंक्रीज होता है तो आपकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल और आपकी जो इंटेंसिटी होती है उसके कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं हुआ। देन आफ्टर हम देखते हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन द इंस्टेंटेनियस फिनोमिना, the time lags between the incidence light the photons is the emission photoelectron is order of the 10⁻⁹ सेकेंड। तो 10 मिस का नैनो सेकंड में वो क्या करने लगता है, इमिशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन आपको देखना है कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, उसका आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, तो उस ग्राफ में से आपने यहाँ पे आगे के इक्वेशन निकाला था, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। तो एच म्यू माइनस फाई नॉट, क्योंकि एच म्यू नॉट इज इक्वल टू नॉन एज अ वर्क फंक्शन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो फाई नॉट। तो यहाँ पे आपको वी नॉट निकालना है ना, तो वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा एच ई अपॉन म्यू माइनस फाई नॉट अपॉन म्यू, फाई नॉट अपॉन ई। Thus the V naught various V the graph is a straight line whose the slope is h upon e। उसका जो slope फाइंड आउट हुआ वो फाइंड आउट हुआ h upon e, and the straight the phi minus phi naught eb the graph is a meets the V axis as the mu naught। ठीक है, ओके। तो इसमें से आपको यहाँ पे ऐसा ही इक्वेशन आपको याद रखना है, और इस ग्राफ में से आपको फाइंड आउट हुआ, आपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और इसमें से आपने एस प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, देन आफ्टर लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बाय रेट ऑफ द इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैटर वेरिएशन इज द डायरेक्टली एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज फॉलिंग ऑन द सरफेस। देन नेक्स्ट है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रिक इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, कोई भी आपकी एनर्जी होती है, वो एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, बट वो इंटेंसिटी से रिलेटेड नहीं है। The maximum kinetic energy of the photoelectron is increase the linear with the increase in the frequency of the incident light। देखा आपने कि भाई अपने थर्ड में लिखा हुआ कि भाई आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी से रिगार्डिंग चेंजेस होती है। As soon as the light is the incident on the surface of the matter, the photoelectric emitted instantly, that is there is no time lag।
जैसे ही आपकी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है तो वो टाइम लेती है ओनली फॉर 10⁻⁹ सेकंड का इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए, ठीक है। तो वो इसका टाइम लेग नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइट कंटिन्यूसली इंसिडेंट हो आधा घंटे तक, देन आफ्टर आपका इलेक्ट्रॉन एस्केप होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपकी लाइट इंसिडेंट हुई तो स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन इमिशन होने के लिए, तो उसका टाइम होता है ओनली फॉर नैनो सेकेंड। तो यहाँ पे लिखा कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक आर इमिटेड इंस्टेंटली, there is no time lags between the incident of the light and the emission of the electron, ठीक है। देन आफ्टर आपको देखना है कि भाई एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स, उसकी आपको एनर्जी निकालनी है और फोटॉन्स की वैल्यू आपको निकालनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स फ्रॉम द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप E=mc²। ये आपको मालूम है। और प्लांक कांस्टेंट E=hν। तो एच म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा है mc²। तो इसमें से आपको m को सब्जेक्टिव बनाना है। तो अब अगर आप m को सब्जेक्टिव बनाओगे तो hν/c² आ जाएगा। एंड देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू होता है c/λ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो c/λ। तो आपने यहाँ पे c/λ लिखा तो c कैंसिल आउट हो जाएगा और h/c² आ जाएगा, ठीक है। और काइनेटिक मास ऑफ फोटोन का इक्वेशन होता है एनर्जी अपॉन में इसका स्पीड। तो उसके रिलेटेड में इसके मास ऑफ फोटोन्स भी फाइंड आउट हुए। यहाँ पे एनर्जी का इक्वेशन होता है E=hν। तो यहाँ पे लिखा है hν। तो hν होता है c², hν/c², क्योंकि यहाँ से आपका फाइंड आउट हुआ है hν = mc²। इसमें से आप m को सब्जेक्टिव बनाओगे तो hν/c²। तो hν/c² आप लिख सकते हो ना h/c⁻। ओके। देन आफ्टर मोमेंटम ऑफ द फोटॉन्स, तो मोमेंटम की इक्वेशन होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास है और वेलोसिटी आपकी है लाइट ऑफ स्पीड। तो लाइट ऑफ स्पीड मीन्स के c। तो hν/c² इंटू c = hν/c फाइंड आउट होगा, क्योंकि c से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और म्यू = आप लिख सकते हो c/λ। तो यहाँ पे आप लिख दोगे c/λ तो h/λ। तो आपका जो इक्वेशन निकाला है मोमेंटम का इक्वेशन निकल गया। देन आपका मोमेंटम ऑफ द फोटोन फाइंड आउट हो गया p = h/λ, ठीक है। ऐसे आपका फाइंड आउट हुआ, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि भाई एनर्जी आती है mc² = hν। देन आफ्टर इसमें से आपको मास को सब्जेक्टिव बना देना है तो hν/c² हो जाएगा। देन आफ्टर आपकी म्यू की वैल्यू रख दी नहीं c/λ, तो c/λ रख दिया तो h/c⁻ फाइंड आउट हो गया। वो कौन से रिलेटेड फाइंड आउट हो गया, hν मीन्स के hν/c² = फाइंड आउट हुआ h/c⁻। देन आफ्टर आपका फाइंड आउट करना मोमेंटम। तो मोमेंटम p = होता है mv मीन्स का मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे hν/c² इंटू c = hν/c फाइंड आउट हुआ। देन आफ्टर वेलोसिटी v। तो v फ्रीक्वेंसी इज म्यू = आप लिख सकते हो c/λ। तो यहाँ पे c/λ लिख दिया तो उसका आंसर फाइंड हुआ h/λ। तो मोमेंटम आपका फाइंड आउट हो गया p = h/λ। आपको डायरेक्ट इक्वेशन ही याद रखने के बाद p होती है h/λ।